हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया। है ना। एनेस्थीसिया कब कैसे इसमें इवेल्युएशंस हुए और कैसे एनेस्थीसिया में हम आज इस मॉडर्न एनेस्थेटिक टेक्निक्स और मॉडर्न एनेस्थेटिक अप्रोचेज इक्विपमेंट्स और एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम तक पहुँचे हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप जो ये मॉडिफिकेशंस है आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आई होप जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया डेटेड बैक टू फर्स्ट एडी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया डेटेड बैक टू first AD, when Socrates used to term anesthesia to describe the narcotic effects of plant mandogra। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनेस्थीसिया का ये हुआ था, तो मैंडोग्रा प्लांट जो होगा, मैंडोग्रा प्लांट्स के नार्कोटिक इफेक्ट्स के बारे में जो है वो बतलाया गया था। वो कब बतलाया गया था? फर्स्ट एडी में। और किसने बतलाया था? तो डायसोक्राइट्स ने। तो द वर्ड एनेस्थीसिया विच मीन्स नो सेंस वाज coined by ओलिवर वेंडल होम्स। तो दोस्तों ये एम्स में या अदर एग्जाम्स में एनेस्थीसिया के हिस्ट्री एस्पेक्ट से जो है ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि वर्ड जो एनेस्थीसिया वर्ड था वो किसने दिया था? तो ओलिवर वेंडल होम्स ने दिया था। द टर्म बैलेंस एनेस्थीसिया, ठीक है दोस्तों, बैलेंस एनेस्थीसिया का जो टर्म दिया था वो दिए थे जॉन लुंडे और रुल्फ वाटर ने। है ना। किन्होंने दिया था? जॉन लुंडे और रुल्फ वाटर ने। है ना। ये दो साइंटिस्ट ने मिलके टर्म दिया था बैलेंस एनेस्थीसिया। तो दोस्तों बैलेंस एनेस्थीसिया क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस एनेस्थीसिया? तो जिसमें हम एनेस्थीसिया के सारे एस्पेक्ट्स, जैसे हम बात कर रहे हैं एनाल्जेसिया, है ना, हम बात कर रहे हैं एमनेसिया, हम बात कर रहे हैं मसल रिलैक्सेंट, तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं? गेन कर ले रहे हैं और इफेक्टिव एनेस्थीसिया जो है वो हम पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे सर्जिकल स्टिमुलस हो, है ना, या सर्जिकल टेक्निक्स के चलते जो स्टिमुलेशंस हैं हमारे, वो ट्रिगर ना हो, है ना, वो डिप्रेस रहे, सप्रेस ना हो। तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आप जानते होंगे। तो फर्स्ट एनेस्थेटिक गैस दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेसाइज बाय जोसेफ प्रिस्टली। दोस्तों किन्होंने सिंथेसाइज किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने। है ना। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन भी सिंथेसाइज किया था। उन्होंने ऑक्सीजन भी सिंथेसाइज किया था और नाइट्रस ऑक्साइड को नाम दिया था उन्होंने डिफ्लोगेस्टिकेटेड एयर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी आपसे क्या करता है, सबसे पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप किसी को बोलोगे कि मैं बी OT-AT की पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, या MOT-AT की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा अच्छा ठीक है, बताओ आप ऑपरेशन थिएटर को कैसे डिस्क्राइब करोगे या एनेस्थीसिया को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो ये इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया इज अ कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये कैसा स्टेट है? तो कंट्रोल्ड है, रिवर्सिबल स्टेट है। रिवर्सिबल स्टेट हम क्यों बोल रहे हैं? कि हमने क्या किया, एनेस्थेटिक एजेंट्स देके, चाहे वो IV एजेंट हो चाहे वो इनहेलेशनल एजेंट हो, पेशेंट में एडमिनिस्टर करके क्या किया, उसे अनकॉन्शियस किया और फर्दर उन सारे गैसेस को या उन सारे ड्रग्स को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, यानी पेशेंट को फिर से हम कॉन्शियस स्टेट में ला दिए। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम? रिवर्सिबल स्टेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? रिवर्सिबल
स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। और इसे कंट्रोल्ड क्यों बोल रहे हैं? तो आप जो कोई भी इनहेलेशनल एजेंट डिलीवर करो या आईवी एजेंट डिलीवर करो, है ना, सारे एजेंट्स या सारे ड्रग्स जो होंगे, है ना, वो पेशेंट के बॉडी वेट, है ना। सेकेंडरी चीज क्या है? बॉडी वेट के अलावा हम और क्या देखते हैं पेशेंट का बीएमआई। पेशेंट में हम क्या देखते हैं कि जो स्पेसिफिक एजेंट है, उस स्पेसिफिक एजेंट का मेटाबॉलिक, है ना, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का रेट देखते हैं, है ना, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इट इंक्लूड्स एनाल्जेसिया, एमनेसिया, हिप्नोसिस एंड मसल रिलैक्सेशन। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, किस वर्ड से ये डिराइव होता है, किस ग्रीक वर्ड से बनता है? तो एन एस्थेसिया, मतलब एन मतलब एब्सेंट, और एस्थेसिया मतलब सेंसेशन। तो वैसा ड्रग्स या वैसा टेक्निक्स जिसके अप्लाई करने के बाद क्या हो जाए, जो भी सेंसेशन हो वो एब्सेंस हो जाए, है ना, वो आपको फील ना हो या पेशेंट को फील ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग इज विदाउट सेंसेशन, बिना किसी सेंसेशन के। नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया देखेंगे। तो यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फॉर पेन रिलीफ, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि पेन रिलीफ के लिए नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं। और ये नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो, तो जो एंशियंट सिविलियंस थे वो क्या करते थे, पेन रिलीफ के लिए जो है डेट्स, प्लांट्स और अदर सारे नेचुरल प्लांट्स और रिसोर्सेज पे ये रिलाई करते थे। और आपको ये पता होगा कि क्यूरारे जो फर्स्ट मसल रिलैक्सेंट था, है ना, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, है ना। तो क्यूरारे वो जैसे तीर कमान से वो लोग शिकार करते थे, तो वो क्या करते थे, मसल रिलैक्सेंट को जो तीर होता था उस तीर के टिप पे लगाते थे और उससे शिकार करते थे। तो जैसे ही वो तीर किसी भी जानवर को लगता था तो वो जानवर क्या हो जाता था, उसमें मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती थी और वो इजीली जो है वो शिकार तक पहुंच जाते थे, है ना। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ओपियम ओपियम प्लांट, है ना, ओपियम यूज्ड बाय समेरियंस, और इसे इन्होंने क्या कहा, हुलगिल, क्या कहा, हुलगिल या प्लांट ऑफ जॉय भी कहा, है ना, क्या कहा, प्लांट ऑफ जॉय या हुलगिल कहा। एंशियंट इजिप्टियंस, है ना, एंशियंट इजिप्टियंस जो थे वो मैंडार्की प्लांट, कैनाबिस और अल्कोहल का यूज करते थे, ठीक है, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए। और आयुर्वेदा को का डिस्क्रिप्शन अगर दिखे तो यूज ऑफ वाइन, कैनाबिस और हर्बल सीडेटिव्स, है ना, हर्बल सीडेटिव्स, ये किसके अनुसार हम बतला रहे हैं? तो शास्त्रुता संहिता जो लिखा है ना, जो पहले सर्जन थे, है ना, शास्त्रुत, है ना, ऋषि, उनने एक बुक लिखा शास्त्रुत संहिता, इसमें हम इस चीज का जो है जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है मेडाइवल जो पीरियड हुआ, है ना, तो उसमें क्या हुआ, अरेबिक जो अरब फिजिशियंस थे, लाइक, तो उन्होंने क्या किया, एविसिना यूज्ड ओपियम एंड हर्बल प्रिपरेशंस, ओपियम और अदर हर्बल प्रिपरेशंस यूज करते थे ताकि जो भी पेन रिलीफ हो वो पहुंचाया जाए, पेन रिलीफ किया जाए। नेक्स्ट है एस्पोरिफिक स्पॉन्जी या स्पॉन्जिया सोमनिफेरा सोक्ड विथ नार्कोटिक्स फॉर सर्जरी, है ना, सर्जरी के समय इसका हम यूज करते थे। और पेन कंट्रोल रिमेंड इनकॉन्स्टेंट एंड रिस्की, क्योंकि पेशेंट को कभी भी पेन होने लगता था, ये कोई गारंटेड वे तो नहीं है कि आपको हम पेन नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया। अब हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 1844 में नाइट्रस ऑक्साइड डेमोस्ट्रेट किया था, किसने प्रिपेयर किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने, है ना। और नेक्स्ट जो डेमोस्ट्रेशन हुआ था, पब्लिक डेमोस्ट्रेशन किया था, वो हॉर्स वेल्स ने किया था फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन।
और 1846 में ईथर एनेस्थीसिया पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किए थे WTG मॉर्टन। किन्होंने किया था? विलियम टीजी मॉर्टन, सॉरी, W स्टैंड्स फॉर विलियम। ठीक है। दिस इवेंट मार्क्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये मॉडर्न सर्जिकल एनेस्थीसिया को के रूप में हम एनेस्थीसिया का जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं, वो हम 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 16 अक्टूबर 1846 को WTG मॉर्टन ने ईथर को, है ना, ईथर को जो है पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था। और ईथर को, एक और इम्पोर्टेंट बात, ईथर को जो है वो सेकंड नाम से हम जानते हैं, वो है स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईथर का जो है या स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल किस एनेस्थेटिक एजेंट का जो है वो दूसरा नाम है ना। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म ईरा। तो 1846 में ईथर एनेस्थीसिया का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद 1847 में क्लोरोफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया जोन्स योंग सिम्पसन के द्वारा। रैपिड ऑनसेट एंड प्लीजेंट स्मेल था, जबकि ईथर का अनप्लीजेंट स्मेल था। ठीक है, तो कंपेयर टू ईथर, तो ईथर के कंपैरिजन में इसका जो स्मेल था वो प्लेजेंट था, है ना। बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन ईथर के कंपेयर में अच्छा था, क्योंकि ईथर का जो ये था स्मेल था वो अनप्लेजेंट था बिल्कुल ही। उसके बाद लेटर एसोसिएटेड विथ कार्डियक टॉक्सिसिटी, ये क्लोरोफॉर्म की बात होती है कि कार्डियक टॉक्सिसिटी इसके साथ देखने को मिला और सडन डेथ भी देखने को हमें मिला। तो यहाँ पे ईथर और क्लोरोफॉर्म को दिखाया जा रहा है। ईथर को डिलीवर करने के लिए ईथर बोतल आता था, है ना, और ये आपको सिमल बस मास्क यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। रीजनल एनेस्थीसिया का डेवलपमेंट, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1884 में कार्ल कॉलर जो है वो कोकीन का जो है टॉपिकल एनेस्थीसिया या आई सर्जरी में जो है वो यूज किए थे। तो आप एक कोड याद रखना, CCK, मतलब C स्टैंड्स फॉर कार्ल कॉलर, है ना। एनेस्थेसाइज किसको किए थे? सॉरी, CCC, एनेस्थेसाइज किसको किया था? कॉर्निया को। और यूज क्या किया था? जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया था वो कोकीन का यूज किया था, है ना। तो CCC, ट्रिपल C आप याद रखोगे। कार्ल कॉलर एनेस्थेसाइज कॉर्निया एंड यूज द ड्रग्स इज कोकेन। कोकेन आपको पता है ये ईस्टर ग्रुप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक में आता है। लोकल एनेस्थीसिया को आप जानते हो दोस्तों, लोकल एनेस्थीसिया को दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, है ना। तो एक ईस्टर ग्रुप और एक अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ईस्टर ग्रुप का एग्जाम्पल जो है वो क्या है? आपका कोकीन है। तो फिर से हम एक बार देखेंगे। 1884 में कार्ल कॉलर ने कोकीन को इंट्रोड्यूस किया था और इसका यूज किया था आई सर्जरी में कॉर्निया को एनेस्थेसाइज करने के लिए। आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है 1898 में, कब? 1898 में अगस्त बायर, है ना, आप बायर्स ब्लॉक पढ़ते हो ना, बायर्स ब्लॉक, है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक। अगस्त बायर परफॉर्म फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया। और दोस्तों फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया गया था, फर्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया जो वो डॉग में दिया गया था, ठीक है, और डॉग के बाद ही ह्यूमन में वो यूज हुआ था। लेड टू सेफर अल्टरनेटिव लाइक प्रोकेन एंड लिडोकेन। और इसमें यूज किए किसका किया गया था? लिडोकेन का और प्रोकेन का। प्रोकेन फिर से आपका क्या है? ईस्टर ग्रुप, है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, है ना। इसमें जानने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो है लोकल एनेस्थीसिया। लास्ट जो हम लिखते हैं यहाँ पे LAST, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी से बोलते हैं, है ना, कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग से होने वाले सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक रिएक्शन, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक रिएक्शन, तो कौन से टॉक्सिक रिएक्शंस होंगे? तो जैसे बैक पोजीशन या स्लाइटली राइज हेड इंड और मॉनिटर और O2 ऑन मास्क। तो हम क्या करेंगे? बैक की पोजीशनिंग देंगे, स्लाइटली राइज हेड इंड और मॉनिटर मॉनिटरिंग करेंगे और O2 ऑन मास्क देंगे। इन केस ऑफ सीजर तो डाइजिपम देंगे। इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर वेसोप्रेशर्स देंगे। और वैसे भी आप जानते हो कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं या जितने भी लगभग एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हाइपोटेंशन लगभग कराते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर वेसोप्रेशर्स देंगे। इन ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन देंगे। और फॉर एसिडोसिस, है ना, तो एसिडोसिस के लिए आप क्या देंगे? नेबिक देंगे और लिबरल मेडिकेशन देंगे और वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आप हाइपरटोनिक NaCl देंगे, है ना, और सर्कुलेटरी कोलैप्स में आप CPR और लिपिड ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। और सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? तो स्लर्ड स्पीच हो सकता है, नंबनेस इन द टंग हो सकता है, हाइपर क्यूरिसिस हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेज हो सकता है, ट्रिमर हो सकता है, सीजर हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस, ब्रेडिकार्डिया और एसिस्टॉल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इन 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी में हमने क्या परिवर्तन देखे? हमने 19वीं शताब्दी में जो देखा वो आपको बताया। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो सेफर इनहेलेशनल एजेंट्स जो है वो ये हुए, डिस्कवर हुए। तो सेफर क्यों हम बोल रहे हैं? तो हम पहले ईथर क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं थे, तो ईथर तो ज़्यादा सेफर नहीं था और उसके पास कोई एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट कंसंट्रेशन में डिलीवर करने के लिए कोई भी वेपराइजर और अदर ये चीज़ें नहीं थी, है ना। या तो बहुत डीप एनेस्थीसिया हो जा रहा था, नहीं तो बहुत लाइट एनेस्थीसिया हो जा रहा था। और नेक्स्ट की ईथर जो था वो कंबशन को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, है ना। ऑक्सीजन और आजकल का जो OT सेटअप है, यहाँ हाईली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं, है ना। और अगर ऐसे कंडीशंस में हम अगर ईथर यूज करेंगे तो जो फायर के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। और वो पेशेंट के लिए बहुत इरिटेबल भी था, है ना। तो आज के लिए जो एजेंट हैं 20th सेंचुरी में, हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, सिवोफ्लोरेन है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंट्रावेनस एजेंट, तो थायोपेंटॉन है। और थायोपेंटॉन से भी बेहतर आपके पास प्रोपोफॉल है।
और इम्प्रूव मसल रिलैक्सेशन की बात करें तो सक्सिनाइल कोलिन है ना, जिसको रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में जो है हम यूज करते थे, और वैक्यूरोनियम है ना, ये आपका डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट है और ये नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड पेशेंट सेफ्टी। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ था वो लगभग 1980 के आसपास हुआ था। कैप्नोग्राफी इम्प्रूव वेंटिलेशन मॉनिटरिंग, आप देख ही चुके, इस पे भर भर के मैंने लेक्चर बनाए हैं, और आप लोग लेक्चर देखो, उसमें कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट है एनेस्थीसिया रिलेटेड टू मोर्टेलिटी, है ना, और ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपका मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स होगा, है ना, जो या फिर जो भी गाइडलाइंस होंगे, है ना, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का, या फिर WHO, या फिर AHA, ये सारी गाइडलाइंस को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे जब भी आप एनेस्थीसिया प्लानिंग कर रहे हो या नॉर्मल मॉनिटरिंग कर रहे हो, है ना। उसमें रोल ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या है, तो पेरी ऑपरेटिव पेशेंट असेसमेंट करना और उनको ऑप्टिमाइज करना, इस पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर टॉपिक हुआ है आपका। और इंट्रा ऑपरेटिव एनेस्थीसिया एंड लाइफ सपोर्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल केयर। दोस्तों आप जानते हो आज एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा रोल जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, है ना, ICU, और जो भी SICU, सर्जिकल ICU है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन थेरेपी में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा हो चुका है, वो बहुत इन्हांस हो चुका है एनेस्थीसिया न्यूअर एनेस्थेटिक एजेंट्स के चलते और न्यूअर टेक्निक के चलते, खास करके रीजनल एनेस्थीसिया, है ना। नेक्स्ट है मॉडर्न एडवांसेस इन एनेस्थीसिया। तो टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, इन्फ्यूजन पंप जो हम यूज करते हैं, जैसे मान लो कि किसी पेशेंट्स में बहुत ही मिनिमल फ्लो देना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन पंप में क्या करेंगे, ड्रग को पर मिनट या पर सेकेंड या पर आवर कितना हमें ड्रग की आवश्यकता है, चाहे वो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी क्यों ना हो, उसको हम इस मशीन से डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया। अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया, टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन और एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल्स। तो एक एक करके देखेंगे। ये है आपका टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें प्रोपोफॉल लगा रखा है देखो। और नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया, है ना, आप देख रहे हो नीडल का इंसर्शन कर रहे हैं और हम अल्ट्रासाउंड प्रोब का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी का प्रोटोकॉल क्या है, तो कंपोनेंट्स द इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल्स आर प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में क्या है, तो न्यूट्रिशन, प्री रिहेबिलिटेशन और पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल सिजेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट, वीनस थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस और प्री ऑपरेटिव फास्टिंग एंड कार्बोहाइड्रेट रिच लोडिंग। और सर्जिकल ये इंट्रा ऑपरेटिव में आप इंट्रा ऑपरेटिव में बेसिकली क्या देखोगे दोस्तों, इंट्रा ऑपरेटिव में आप क्या देखोगे, तो दोस्तों इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में हम देखेंगे
सर्जिकल अप्रोच, है ना, एनेस्थेटिक मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट और प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है, अब देखो हाइपोथर्मिया का प्रिवेंशन क्यों जरूरी है दोस्तों। तो जैसे ही आप जो जनरल एनेस्थेटिक इंट्रोड्यूस करोगे पेशेंट में, है ना, वैसे ही पेशेंट में हाइपोथर्मिया होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हाइपोथर्मिया होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो होगा पेशेंट में वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि पेशेंट में हो रहा है हाइपोथर्मिया। तो आप क्या करते हो, बेयर हैगर मशीन जो होता है, मशीन से आप क्या करते हो, पेशेंट को वार्म करते हो, ठीक है। और जो आईवी लाइन होता है, आईवी लाइन से आप क्या करते हो, हॉट फ्लूइड जो होता है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो, ताकि पेशेंट में हाइपोथर्मिया ना हो, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव क्या कॉम्प्लेक्स, तो अर्ली मोबिलाइजेशन देखना है, अर्ली रिमूवल ऑफ ड्रेन्स देखना है, अर्ली इंटरल फीडिंग देखना है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल देखना है, पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया एंड वोमिटिंग देखना है, और पोस्ट ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल देखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और कंक्लूजन क्या है, तो एनेस्थीसिया transform surgery from brutal procedures to safe intervention. Continuous research have improved safety and outcomes, or anesthesiology is नाउ अ वाइटल पिलर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ये ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें पेन कंट्रोल करना बहुत इसेंशियल है, जैसे कैंसर पेशेंट हो, और मेजर सर्जरी वाले पेशेंट हो, ट्रमा वाले पेशेंट हो, बर्न वाले पेशेंट हो। तो इनमें बिना एनेस्थीसिया पेन मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए एनेस्थीसिया का जो इन्हांसमेंट है, या एनेस्थीसिया का जो रोल है आजकल पेन मैनेजमेंट में, है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि शुरुआत में कैसे सर्जरी होती थी, है ना। यहाँ भाई साहब लेटे हुए हैं और इनको 10 लोग पकड़े हुए हैं, तब जाके सर्जरी हो रही है, और ये जो है ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया छोड़ दो, है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ एक नया लेक्चर डिस्कस करके। आई होप मेरा लेक्चर आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।